अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा है, जिसमें अब सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त रह गया है और जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे इंतखाबात का 14 मई को इनेकाद नामुमकिन नजर आ रहा है। वफाकी हुकूमत को यकीन है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन किसी सूरत में नहीं होंगे और शायद इसीलिए नून लीग ने पंजाब इलेक्शन के लिए किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट नहीं दिया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स जारी कर दिए हैं। अब अहम बात यह है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि अदालत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हुक्म से पीछे नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म भी दे रखा है, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को यह हिदायत भी की है कि अगर सियासी जमातें मिल बैठकर पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाने पर तैयार हो जाती हैं तो अदालत को कोई एतराज़ नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर बिदयाल ने कल अपने हुक्मनामे में लिखा कि उन्हें यह जानकर अच्छा लगा कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन आइन की सरबुलंदी पर जोर देते हैं। हमें अंदाज़ा है कि अगर सियासी डायलॉग तमाम नाराज़ियों और शिकायत के अदाले तक बढ़ाया गया तो ये एक तवील प्रोसेस होगा। ताहम हमें इस बात पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नज़र नहीं आए कि मुल्क में एक दिन एक साथ इलेक्शन करवाने के 1 पॉइंट एजेंडे पर मुज़ाकरात हों, लेकिन ये अहम है कि सियासी डायलॉग से नताइज पर जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि अदालत 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे चुकी है और ये रूलिंग तमाम जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पर बाइंडिंग है। अहम बात यह कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर हुकूमती जमातों के रहनुमाओं ने अदालत के अंदर अपोजिशन से मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया, मगर अदालत के बाहर इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि अदालत गन पॉइंट पर हुकूमत को मुज़ाकरात करने की हिदायत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट वाज़े करे कि वो अदालत है या पंचायत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि अदालत सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात का हुक्म नहीं दे सकती। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि हुकूमत अदालती हथौड़ा तस्लीम नहीं करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के कुछ ही देर बाद नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से तो होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। जबकि अहम बात यह है कि इससे पहले अदालत के अंदर नून लीगी रहनुमा साद रफीक, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा और फारूक एच नाइक ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया और सुप्रीम कोर्ट के किरदार को खुशाइंद करार दिया। कमर जमान कायरा ने रोस्टम पर खड़े होकर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। अदालत को यकीन दहानी करवाते हैं कि आईनी मुद्दत से ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। फारूक एच नाइक ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात करेंगे ताकि हैजानी कैफियत का खात्मा हो सके। नून लीगी रहनुमा साद रफीक ने रोस्टम पर खड़े होकर कहा कि हम मुकाबले के बजाय मुकालमे पर यकीन रखते हैं, अपोजिशन के साथ बैठकर इंतखाबात का हल निकालने के लिए तैयार हैं, मगर अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के किरदार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात पर नरम रवैया अख्तियार करने के बाद सियासी रहनुमाओं ने अदालत के बाहर सख्त रवैया अपनाया। अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने बेंच को इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं से डायलॉग के लिए राब्ता हो चुका है, मगर इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमसे तो कोई अभी तक राब्ता ही नहीं हुआ है। अब अदालत के अंदर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात करेंगे ताकि इलेक्शन की एक डेट आ सके, लेकिन अदालत के बाहर ये कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ से बातचीत नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेशन पर तो बातचीत हो ही नहीं सकती। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, क्या उम्मीद है इस बात की कि सियासी जमातों के दरमियान खास तौर पर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात हो सके? क्योंकि कल अदालत में आप भी मौजूद थे, आपने और दीगर लोगों ने ये बात कही कि मुज़ाकरात के जरिए ही तल्खी कम होनी चाहिए, लेकिन अदालत के बाहर चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, वो ये कह रहे हैं कि हथौड़े के सामने मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सर पे बंदूक रख के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट कैसे पंचायत की तरफ फैसले कर सकती है। और बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बंदूक 3-2 का फैसला है, जो माइनॉरिटी का फैसला है, अगर वो इन प्लेस रहा, सस्पेंड नहीं हुआ तो फिर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, वो नहीं मना सकते अपने इत्तेहादियों को। तो क्या कोई उम्मीद है बातचीत की इस माहौल में? फिर उस फैसले के बारे में नहीं कहा जा रहा, ये ऐसा नहीं है। पहली गुजारिश तो ये है कि सियासी तल्खी, इसमें कोई शक नहीं है, हम इस तल्ख माहौल में ही बेहतरी का सामान पैदा करना चाहते हैं। खान साहब ने बड़ी मेहनत से माहौल खराब किया हुआ है, बड़ा जोर लगा के, और हम काफी दिनों से अदालत के कहने से बहुत पहले जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने फ्लोर हाउस भी कहा, जमात के अंदर भी डिबेट की, और हम इस मामले को हल करने के लिए कोशां हैं। इंशाल्लाह उसका रास्ता निकल आएगा।
लेकिन अब रवैया इमरान खान साहब पे भी डिपेंड करेगा वो क्या इख्तियार करते हैं। अगर तो माजी वाला रवैया रहा तो फिर क्या बेहतरी होगी, लेकिन कोशिश हमारी पूरी नेक नीति और इखलास के साथ है। रही बात बिलावल साहब ने जो कहा है वो ये है कि अदालत अगर अपने फैसले को, उन्होंने ये कहा, अदालत ने जब कोर्ट में कहा कि हमारा 14 मई का जो फैसला है वो डेट अपनी जगह मौजूद है, और अगर सियासी जमातें किसी रास्ते पे पहुंच सकती हैं तो फिर रास्ता निकल सकता है। उस पे उन्होंने कहा कि डायलॉग जो है ये शर्तों से नहीं होते, दबाव से नहीं होते, गन पॉइंट पे नहीं होते, वो एक इस्तिलाह है गन पॉइंट, लिहाजा उसको सस्पेंड किया जाए, उसको डेफर किया जाए और उसका दबाव हटा के सियासी जमातों को सियासी तरीके से डायलॉग करने दिए जाए, ये एक बेहतर रास्ता होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी डायलॉग के मुखालिफ नहीं, वो खान साहब के रवैये के शाकी हैं, बिल्कुल हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं। और अदालत को हमने अदालत के अंदर भी गुजारिश की कि सियासी मामलात के अंदर अदालतें नहीं आए तो बेहतर है, क्योंकि जब जब माजी में सियासी फैसले अदालतों के अंदर हुए हैं उसके नुकसानात ज्यादा और फायदे कम हुए हैं। अभी भी जरूरत यही है। इस इखलास के साथ हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं कि अदालत ने सब जमातों को कहा, अदालत एक बड़ा आला फोरम है, हमें अदालत से बहुत इख्तलाफ है, हमें अदालत के साथ इस बेंच पे भी एतराजात है, लेकिन हम बेंच के बुलाने के बावजूद, एतराज के बावजूद वहां पे गए, और फिर भी हमने वहां पे भी कहा कि जी आप सियासी मामलात को सियासी फोरम्स पे जरिए हल होने दें, और ये जो दबाव है इसको जरा कम करें। अच्छा, अब कारी साहब जो ऑर्डर है कल सुप्रीम कोर्ट का वो तो ये कहता है कि देखें जितनी नाराजियां हैं, जो शिकायत हैं, उसके अजाले के लिए जाएंगे तो बड़ा वक्त लग जाएगा उसमें, और ये पॉलिटिकल फोरम पर ही होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 1 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त वो ये होना चाहिए कि आम इंतखाबात जो है वो कंसेंसस के साथ हो, 1 तारीख पर हो, इस पर मुशावरत कर ली जाए। तो अब क्या 1 पॉइंट एजेंडा पे ही बातचीत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? आप इखलास के साथ नियतन हमें बिल्कुल मुज़ाकरात में जाना चाहिए, अनड्यू हेस्ट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे मुज़ाकरात खराब हो जाते हैं, और अनड्यू डिले भी नहीं होनी चाहिए, किसी वजह से इस मामले को डिले करने का बहाना भी नहीं बनाना चाहिए, ये बात भी दुरुस्त है। हाँ। लेकिन अदालत के रास्ते और होते हैं, और जो सियासी जमातों का आपस में मुकालमा होता है वो इस तरह नहीं होता कि आपने अपना माइंड अप्लाई करना है खाली और कानून के मुताबिक फैसला देना है। हाँ। हमने पॉसिबिलिटीज में से चीजें निकालनी है, लेकिन कानून के मुताबिक नहीं करना। यहाँ तो कोर्ट 2 बातें कह रहे हैं ना कि देखें आप मुज़ाकरात करें, लेकिन 14 तारीख का जो फैसला है, 14 मई की जो इलेक्शन की तारीख है वो अपनी जगह पे इनफील्ड है। तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि मुज़ाकरात हम करेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही करेंगे, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट शायद ये सुप्रीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कि अगर कोर्ट मामला टोटली सियासतदानों पे छोड़ दे तो फिर ये मामला तूल पकड़ जाएगा और फिर वो 14 तारीख भी निकल जाएगी और कुछ नहीं होगा। फिर देखिए, दोनों अतराफ को ये बात समझनी चाहिए। हमें तो इस बात का भरपूर अंदाजा है, पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि उनका तजर्बा ये नहीं है। माजी में जब जब अदालतों ने सियासी मामलात में मुदाखलत करके कोई फैसला दिया है, अदालतें मुतनाज़िया हुई हैं, अदालतों के ऊपर प्रॉब्लम आए हैं। अभी हाल ही में देखिए ना जो फैसले आए हैं उसके ऊपर सिर्फ हम ही नहीं, अदालत के जज साहिबान, वकला, सियासी जमातें, मीडिया, सब लोग उस पर मोतरज हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रास्ता जल्द निकलेगा, हम आपस में बैठेंगे, ये सियासी कुव्वतों का काम है, उन्हें करना चाहिए। और कारी साहब कोई मीटिंग तय पाई इस हवाले से, क्योंकि अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक साहब ने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप से हमारी बात हुई है, 26 तारीख को हमारी मुलाकात है, होनी है, कोई किसी से बात हुई? क्योंकि कुरैशी साहब तो कह रहे हैं कोई हमें पैगाम किसी का नहीं आया। देखिए, कल इसकी वजाहत कर दी गई अदालत में, अगर अटॉर्नी जनरल ने कहा है तो उसका सबूत साथ है। असद कैसर साहब से बातचीत हुई। असद कैसर साहब के साथ बाकायदा टाइम लाइन रखी गई, कौन कौन सी टाइम पे बातें हुई है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। असद कैसर साहब उससे इनकारी नहीं है। ये कल हुआ है जी, कल दोपहर को 1:00 पे असद कैसर साहब से अयाज सादिक साहब की बात हुई। उसमें हम 5-6 लोग बाकी भी बैठे हुए थे। उनको बताया गया कि आप स्पीकर पे हैं, और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में इकट्ठे हैं, 26 तारीख को मिलते हैं। 26 तारीख को ही हमने अपना सरबराही इजलास भी रखने की गुजारिश की है कि जो पीडीएम की क़यादत है या इत्तेहादी जमातों की क़यादत है वो 26 को मिल ले। 26 तक ईद की छुट्टियां हैं, कुछ लोग अपने अपने घरों को गए हैं, और इंशाल्लाह 26 की शाम को हम उनसे मिलेंगे
उसमें फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई, उस पर भी हमने उनको वजाहत की, तो उन्होंने कहा ये पहले की स्टेटमेंट है। तो मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए वो असद उमर साहब से पूछे और असद कैसर साहब से पूछे। और आप कह रहे हैं आप मौजूद थे, अयाज सादिक साहब थे, JUIF से भी रहनुमा थे? अयाज ने JUI क्योंकि मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी, JUI नहीं थी, उसमें MQM के कायम खानी साहब थे, उसमें मरियम औरंगजेब साहिबा थी, उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब थे, उसमें फारूक नायक साहब थे और दूसरी तरफ से असद कैसर साहब थे। जी फोन पे थे वो, फोन पे थे। तो क्योंकि मैं इसलिए पूछा क्योंकि फजल रहमान साहब ने तो कहा है कि जिस शख्स को नाअहल होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बना रही है। मरियम नवाज साहिबा ने कल ऑर्डर के बाद ही उन्होंने ट्वीट किया कि सियासी जमात के साथ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, दहशतगर्दों के साथ कैसे हो सकते हैं? तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी कोई डिवाइड है? तलखी मैंने अर्ज किया, सियासी तलखी तो मौजूद है, कोई शक नहीं है। हम अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर ख्वाजा साद रफीक साहब जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं जाके कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मीडिया पे आके बात कर रहे हैं, तो हम अपनी जमात की क़यादतों से पूछ के कर रहे हैं ना, मुशावरत करके कर रहे हैं, अपने तय तो नहीं कर रहे। बाकी सियासी तौर पे अपना अपना बयानिया मौजूद होता है, तलखी तो बहुत है और खान साहब ने बड़ी मेहनत से ये तलखी पैदा की है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगी इंशाल्लाह, होपफुली इट विल बी। लेकिन एक बात पे सब लोग कायल हैं कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। सही। अब एक दिन इलेक्शन के ऊपर अदालत भी कह रही है कि यही होना चाहिए। अदालत के आपने कमेंट सुने, अदालत ने भी कहा कि यही मुनासिब रास्ता है। वैसे उसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द ये मामलात होंगे, मुज़ाकरात होंगे जो जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि अगर अक्टूबर नहीं और मई नहीं तो सितंबर या अगस्त भी हो सकता है। देखिए मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है ना कि दोनों अतराफ की गुफ्तगू जो है या दोनों अतराफ की जो हदूद है उसके अंदर गुफ्तगू होगी, या किसी एक पे इत्तफाक राय हो जाएगा या किसी इन बिटवीन पे हो जाएगा। ठीक। और अगर कारी साहब लेट्स सपोज, क्योंकि आप खुद कह रहे तलखी है, हम सब देख भी रहे, कोई मुज़ाकरात नतीजे पे नहीं पहुंचते तो क्या 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे या होते हुए नजर आ रहे हैं फिर आपको? इलेक्शन होते हुए मुझे तो नजर नहीं आते, लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस तरफ मत सोचिए, अल्लाह करे, कोशिश की दुआ कीजिए और आप भी कोशिश कीजिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, क्योंकि यही मुल्क के लिए बेहतर है। अगर जोर जबरदस्ती का कोई इलेक्शन कराया गया तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक इलेक्शन होगा। और सियासी जमातें तो अब बात कर रही है कि बातचीत होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, अदालत ने भी कह दिया। माजी में पाकिस्तान में जब भी मुज़ाकरात कभी हुए तो एस्टैब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है, क्या इस मरतबा भी है? क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तो ये भी कहा कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पे हमने चीफ जस्टिस की बात मानते हुए 2 जूनियर जजेस को अपॉइंट करने के लिए हिमायत की उनकी। तो इस मरतबा कोई रोल एस्टैब्लिशमेंट का है मुज़ाकरात में? मुज़ाकरात में नहीं है वो, ना अदालत को होना चाहिए ना उनको होना चाहिए, ना है ना होना चाहिए। अदालत के अंदर जितनी बात हो गई इतना ही होना चाहिए। और सियासी जमातों को हमने फोरम कहा है कि सेनेट के फोरम पे जो वफाक का इदारा है, वफाक का फोरम है, उस पे हम सबको बैठ के बात करनी चाहिए और सियासी कुव्वतें अपने रास्ते निकाल सकती हैं। माजी में हमने कितनी दूरियों के बावजूद, कितनी तलखियों के बावजूद COD किया, हमने 18वीं तरमीम की, इत्तेफाक राय से की, हमने NFC किया, इत्तेफाक राय से किया। कई तलखियां हमारी, माजी थोड़ा तलब था हमारा और मुस्लिम लीग का, लेकिन हम इकट्ठे बैठे। अब भी ऐसा होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुकूमती जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग हो सकेगा? इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी साहब ने, जो कि पंजाब के इलेक्शन के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, एक तो कोर्ट के ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए और हमने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने आके कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं तहरीक इंसाफ से, लेकिन अदालत के बाहर तो ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से बात नहीं हो सकेगी और अगर डिक्टेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा तो बिल्कुल ही बात नहीं हो सकेगी। तो आपको लग रहा है कि कोई बातचीत हो सकेगी, कोई डायलॉग के आसार नजर आ रहे हैं या डेडलॉक ही बरकरार रहेगा? देखिए, इसमें अगर आपको याद हो तो बाइकआउट का जो मामला इन्होंने किया था वो भी पहले बाहर किया और अंदर जाके फिर वकीला जो है वो पेश हो गए और काफी मेहनत समाजत की बेंच की, तो बेंच ने कहा पहले आप जाके लिखवा लाएं उनसे कि वो फिर करें। ये जो सियासी जमातें हैं ये उनकी गैर सलीमी का
जो है वो जाहिर करती हैं कि अगर आप कोर्ट के अंदर ये कल जो बात की थी तो काफी बेहतर गुफ्तगू की थी। मेरी नजर में तमाम जो नुमाइंदगान थे वो पॉजिटिव थी, और जो मुल्क की सजाने की कैफियत में है जिस तरह से है उसमें उसकी गुफ्तगू की जरूरत है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो किसी भी मामले में, वो चाहे आइन टूट जाए चाहे मुल्क का कबाड़ा हो जाए, वो अपनी जाती जो मुखासमत है उस पर किसी किस्म का वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना वो अपने वालिद के बनाए हुए आइन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती महमूद साहब का बहुत बड़ा किरदार था, अल्लाह उनको मरीज के रहमत करे। और मौलाना फजल रहमान जो है एक स्ट्रक्चर के लीडर हैं, उनको इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जो है वो कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि वो उन्होंने अपना फ्यूचर जो है वो कैसे करना है, क्योंकि इस वक्त वो कंबल भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और वो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनकी स्ट्रेटजी है क्या, वो चाहते क्या है। कोर्ट के अंदर जो मामलात हुए थे वो निस्बतन बेहतर थे, बाहर जो हुई गुफ्तगू उसकी मजम्मत ही की जा सकती है। नहीं तो आपको लग रहा है जो अदालत ने भी कहा कि देखिए अगर तमाम सियासी मामलात को लेके बैठेंगे तो काफी इसमें तो तवील अरसा गुजर जाएगा और वो पॉलिटिकल फोरम पर ही होना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम 1 पॉइंट एजेंडा पर बात हो कि जनरल इलेक्शंस की जो डेट है वो कंसेंसस से तय हो जाए। तो उसमें आपको लग रही है कि अब भी कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए अभी जो फारूक नायक साहब का गए थे, जो ऊपर हमें भी इतना मिली और बाद में उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा कि वो फारूक नायक और अटॉर्नी जनरल तो किसी और किस्म की बातें कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने टाइम लिया। अब इशू ये है कि 27 को अगर वो इसके बावजूद नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को तो पुश कर रहे हैं ताकि जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, जिससे वो अवॉइड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और ठीक अवॉइड कर रहे हैं कि उनका मतमा नजर इलेक्शन आइन के मुताबिक हो जाए। अब कंसेंसस अगर शहजाद डेवलप होता है सियासी जमातों का तो उसके तो आईनी फिर कानूनी रास्ते निकल सकते हैं, निकालने पड़ेंगे भी, और उसके बगैर हो नहीं सकता। ये कोई पंचायती मामला जो है नहीं हो सकेगा। अदालत को भी ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि आइन की मुद्दत वो बढ़ाए या कम करे। उसके नतीजे में तो पार्लियामेंट में बैठ के ही सियासी जमातों को आइन में तरमीम की या उसकी जो भी जरूरत होगी उसके रास्ते मौजूद हैं, निकाले जा सकते हैं। और अगर मुल्क में एक किस्म का 1 तारीख को इलेक्शन कराना है तो उसके लिए आइनी तरमीम की जरूरत है, क्योंकि आइन की मंशा कुछ और है। उसमें जब तक ये बैठ के, और अदालत ने ये कहा कि हमने एक डेट दी है आइन के मुताबिक दी, और उसकी वाज़ेह भी किया कि वो 13 दिन जो डिले हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, जो इनकी वजह से हमने सिर्फ उसको कैलकुलेट करके ऐड किया, हमने कोई मुद्दत बढ़ाई नहीं है। और उस जो 90 दिन का मैंडेट है वो मौजूद है, और उससे कोई सियासी पार्टी खिलाफ भी नहीं करती। अब इनका आप अगर देखें सियासी जमातों का पॉलिफेट में बहुत ज्यादा डायकॉटमी है। आपने जब सूबाई असेंबलियों की डेजिग्नेशन को चैलेंज ही नहीं किया आज तक, तो फिर इलेक्शन में जाने के अलावा आपके पास ऑप्शन लेकिन आप देखें ना, मामला ये कि तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में है वो कहती है कि किसी इदारे के कहने पे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ने कल ये कहा है, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ही चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट है कि ये मामला अगर कोर्ट से खत्म हो गया तो फिर आपको यकीन नहीं है कि क्या सियासी जमातें आगे बढ़ के इलेक्शन करवाएंगी। शहजाद बात यह है कि ये जो इनिशिएटिव हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि ठीक है हमने तो फैसला दिया है, उस फैसले पे अमल दरामद करना ना करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस तो होंगे। लेकिन अगर आप आपस में बैठ के वो बात करते हैं तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। देखिए ट्रस्ट डेफिसिट अगर नहीं होता तो फिर ये सियासी जमातें बैठी होगी ना, आपस में नहीं बैठ सकते और नहीं बैठ पा रहे हैं, उससे नुकसान क्या हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मईशत का नुकसान हो रहा है। फैसल साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ये भी तनकीद हो रही है ना कि वो एक जिरगा या पंचायत का किरदार तो नहीं अदा कर सकते। एक फैसला उन्होंने दिया है कि पंजाब में इलेक्शन होने हैं 14 मई को, अगर वो नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो कंटेम्प्ट तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स करे, लेकिन वो करने के बजाय वो एक कदम पीछे जाके ये कह रहे हैं कि अब तमाम सियासी जमातें साथ बैठें और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करें। देखिए इसकी जाहिर है ये जो रोल है ये कोई आइन और कानून के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए ना सर। पंचायती रोल जब लोग कहेंगे बिल्कुल कहेंगे, और बात तो आपकी 100% हिसाब से इसकी दूसरी राय तो नहीं हो सकती कि अगर फैसला नहीं होता तो आप उस पर अमल नहीं, लेकिन आप इसमें एक फिर ये पहलू भी गौर करें ना कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट उस तरह से करती है तो फिर मामलात सुलझेंगे तो नहीं उलझेंगे। तो अगर कोई एफर्ट जो है कानून और आइन के अंदर रहते हुए कराई जा सकती है तो मेरा ख्याल में उसकी कोई हर्ज नहीं है। और पाकिस्तान में
हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये सियासी जमातें, खासकर पीडीएम और हुकूमत में शामिल जमातें, अदालत के अंदर कुछ और कहती हैं, बाहर कुछ और कहती हैं। ये कंफ्यूजन जो है, ये ही पाकिस्तान को जो है इस वक्त इस गर्दाब में फंसाया। तो फैसल साहब, अगर ये मुज़ाकरात ईद की छुट्टियों में नहीं होते, 27 तारीख को फिर क्या होगा? बेशक 14 मई का फैसला इन फील्ड है, लेकिन 14 तारीख को प्रैक्टिकली इलेक्शन हो नहीं सकते क्योंकि पैसे मिले नहीं है, बैलेट पेपर की छपाई नहीं हुई, वो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। तो फिर अब क्या, कैसे कोर्ट मामले को आगे बढ़ाएगा? देखिए, 27 को अब ज़ाहिर पैसे तो रिलीज होने नहीं होंगे, तो फिर उसके मामला किसी और तरफ निकलेंगे। और अगर उसके बीच जो है, मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज कोर्ट के अंदर उन्होंने कमिटमेंट किया है, अटॉर्नी जनरल का कमिटमेंट है और जो सियासी जमातों के नुमाइंदगान हैं उनका कमिटमेंट है। अब ये सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान अंदर गए हैं, ये और लोग हैं, मसलन तारड़ साहब जो थे वो कल सुप्रीम कोर्ट में तो आए हैं, वो अंदर कोर्ट में नहीं गए। वो एक वहाँ पे सियासी जमातों में भी इख्तिलाफात, उसमें भी दो मुख्तलिफ राय हैं। कुछ धड़े हैं जो किसी कीमत पे नहीं चाहते कि बातचीत हो, और कुछ चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले। जो मैं तो अब मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अमल करवाने तो क्या हो सकता है फिर? कैसे अमल करवाएगी फैसले पर? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अमल कराना, वो तो आर्टिकल 190 के तहत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को भी सीधा डायरेक्शन दे सकते हैं और वो बाउंड है आइन के तहत। वो तो करके देख लिया, स्टेट बैंक को भी कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी कहा, कुछ नहीं हुआ, पैसे नहीं निकले। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं पार्लियामेंट ने मना कर दिया, पैसे तो नहीं देंगे। अपने अपने ग्रुप बनाते हैं, अपने अपने जत्थे बनाते हैं, फिर जिसका जत्था तगड़ा हो गया वो कर लिया करेगा। फिर इस मुल्क में निजाम तो खत्म है ना। और इसमें मतलब हर कोई आदमी जो है, ये मुझे समझ में नहीं आती है, और खासकर मीडिया के बहुत बड़े सेक्शन। आप शहजादा इजाजत दीजिएगा, कोई मैं किसी पर इल्जाम नहीं धर रहा हूँ, लेकिन शिकायत जरूर कर रहा हूँ कि आइन के साथ खड़ा होने पे जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो ही जिसको निशाना बना लेते हैं। फिर अगर इस वक्त आइन पे, आप मुझे बताइए कि आइन पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म चले, गलत से मान लिया, बिल्कुल 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन बात करना क्या पाकिस्तान से कि आइन और पाकिस्तान से कोई खुलूस नीयत की नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन फिर इसी पैरा में ये सवाल भी उठता है ना कि क्या आइन रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है? पंजाब के इलेक्शंस के हद तक यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद था तो केपी के इलेक्शंस के हवाले से भी था, लेकिन वहां पे कहा गया कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं थी गवर्नर की, तो लिहाजा उसको आप बाद में पिटिशन के तौर पे पेश करें। उसमें फर्क है ना। क्या फर्क है? फर्क है, दोनों केसेस के वाकयात जो फैक्ट है वो अलग है। इस पंजाब असेंबली में यह हुआ था कि गवर्नर ने असेंबली नहीं तोड़ी, और वहां पे जो है गवर्नर जब असेंबली ने उन्होंने अपने दस्तखत, केपी में गवर्नर साहब ने असेंबली तोड़ी और उसके बाद जो है उन्होंने कैबिनेट बनाई। वहाँ पे दोनों सियासी जमातों ने अपना काम किया। पंजाब में बुनियादी तौर पे फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो किया तो वो सवाल उठा कि क्या प्रेसिडेंट को इख्तियार है आइन और कानून के तहत। सो वहाँ पे अगर आप देखिए हाईकोर्ट के पास आप पहले मैं इसमें एक करेक्शन अगर कर दूं फैसल साहब, अब हाईकोर्ट ने उसमें इंटरफेरेंस नहीं की, अभी तक वो वहाँ पे बैठे हुए हैं उसको लेके। आप फिर ये बताइए कि हाईकोर्ट की सेंसिटिविटी नहीं है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एब्सोल्युटली उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछूं, जो 3-2 का फैसला था ना, उसमें ये कहा था कि पंजाब में तो प्रेसिडेंट से मुशावरत करे इलेक्शन कमीशन और डेट अनाउंस करे, और केपीके में जो है वो गवर्नर मुशावरत करे इलेक्शन कमीशन से और फिर डेट अनाउंस करें। ये तो 3-2 के फैसले में था ना। लेकिन अमल दरामद स्टेज पे फिर कहा कि इसको आप रेलेवेंट फोरम पे लेके जाएं और दोबारा दरख्वास्त दायर करें। हाँ, अगर वो 2-3 जो अपना नोट आए हैं उनमें उन्होंने कहा जी हाईकोर्ट, अब हाईकोर्ट करे ना जी, हाईकोर्ट भी तो जिम्मेदारी ले। फिर आप सुप्रीम कोर्ट को तख्ता मश्क बनाते हैं सारे, वहां पे बैठ के रोज उनकी बैशिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट अब एक सूबे की जिम्मेदारी ले रही है तो दूसरे की भी ले ले। फिर की हाईकोर्ट क्यों नहीं कर रही? अब बैठ के करे। उस सूबे की हाईकोर्ट को भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमल दरामद कराना जरूरी है ना, तो वो करते क्यों नहीं? अच्छा फैसल साहब, इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था अब वो एक्ट की शक्ल आज इख्तियार कर चुका है, क्योंकि असेंट नहीं किया प्रेसिडेंट साहब ने, तो ऑटोमेटिकली अब वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। लेकिन क्या इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा? क्योंकि जो इसका पहला स्टेप था वो यही था कि कमेटी बैठेगी 3 रुकनी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और वो इसके रूल्स एंड प्रोसीजर बनाएंगे। वो अमल दरामद शुरू हो सकेगा, या जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है उसके बाद इनिशिएट ही नहीं किया जा सकता इस पर अमल दरामद? देखिए, ये तो ज़ाहिर गजट नोटिफिकेशन तो होना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको तो रोका नहीं जा सकता। इसमें अमल दरामद 8 मेंबर बेंच ने रोका है।
नॉर्मली तो ये होता है कि लार्जर बेंच पे जो फैसला होता है उसको जो है वो तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जजेस के भी आपस में इख्तिलाफ है, उसको वो इसको कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कैसे होता है। अभी आने वाले दिनों में मुझे तो खैर कोई अपनी राय की इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छी कोई सोचा नजर नहीं आ रही। इसको इस बिल को लेके भी किए जा सकते हैं, जो फिर आएंगे तो तभी पे तबसरा हो सकता है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ आजकल साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ मामलात में क्लीन चिट दे रहे हैं और उनके किरदार के हवाले से वजाहतें दे रहे हैं। पिछले दिनों वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर कौम से माफ़ी मांगी थी और कहा कि उन्हें ये वोट देना नहीं चाहिए था, मगर हुकूमत के कहने पर वोट देना पड़ा। आजम नज़ीर तारड़ ने यह दावा भी किया है कि जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे भी जनरल बाजवा थे। उन्होंने कहा कि 2 जूनियर जजेस के हक में इसलिए वोट दिया कि जनरल बाजवा ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं, जिसके बाद बदले में जनरल बाजवा ने तनाव कम होने की गारंटी दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि आजम नज़ीर तारड़ के इंकशाफ के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने बयानात बदल रहे हैं। कभी आजम नज़ीर तारड़ के बात की तस्दीक करते हैं तो कभी उनके दावों को गलत करार देते हैं। ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा कि आजम नज़ीर तारड़ ने जो कहा ठीक कहा, हमें जनरल बाजवा ने कहा था कि आप 2 जजेस की तैनाती पर चीफ जस्टिस की बात मानकर उनसे ताल्लुकात बेहतर करें। मगर सिर्फ 24 घंटे के बाद ख्वाजा आसिफ ने बयान बदलते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का जजेस की तैनाती के मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उनका नाम गलत लिया जा रहा है। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने पहले क्या कहा और अब क्या कह रहे हैं। कल वज़ीर कानून साहब ने बताया कि अक्टूबर तक भी जनरल बाजवा के कहने पर अदालत के जज के हवाले से आप लोग रुकावटें हटा रहे थे, चीफ जस्टिस की बात मान रहे थे। बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं कि ये सारे वाकया जो आप बयान कर रहे हैं ये हुए हैं। अपने इल्म में है कि जनरल बाजवा ने चीफ जस्टिस से मुतालिक क्या गारंटी दी थी कि अगर ये नॉमिनेशन हो जाए तो क्या था? वो हमें कहा गया था कि आप मेंड योर फेंसेस विद अदलिया, इन 2 जजेस को जो है ना आप जो है गिव इन कर दें, चीफ जस्टिस साहब को जो है वो उनको ओब्लाइज कर दें, क्योंकि वो 2 जजेस को लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो वी स्टेप बैक, हमने वी क्रिएटेड स्पेस। जनरल बाजवा साहब के कहने पर 2 जो जूनियर जजेस का लगाना है, और अब जो आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि आप मेरी क़यादत से पूछें कि उनकी क्या बातचीत हुई। मेरा भी ख्याल कि ये सारी बात जो है ना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत ने फैसला किया था इन 2 जजेस को अपॉइंट करने का, हुकूमत बताते खुद चाहती थी कि जो है वो अदलिया के साथ जो है ना हमारी कोई कन्फ्रंटेशन ना हो और मामला जो है वो अकोमोडेशन के साथ जो है चलते रहे। जो है ये हुकूमत जनरल बाजवा का नाम फिर क्यों लेंगे? मैं समझता हूँ कि गलत लिया जा रहा है उनका नाम जो है। अच्छा। मेरी दानिश में गलत लिया जा रहा है। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर यू टर्न ले लिया कि जनरल बाजवा का जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे कोई किरदार था या नहीं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने डॉन न्यूज़ के इंटरव्यू में जनरल बाजवा से मुतल्लिक अपनी पार्टी रहनुमाओं के एक और दावे की भी तरदीद कर दी है। नून लीग के कई रहनुमा ये दावा कर चुके हैं कि जनरल बाजवा नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन चाहते थे, मगर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। किसी भी सतह पर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। सुनिए नून लीग के दीगर रहनुमा क्या कहते हैं और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं। जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद जो है वो इसको जो है वो यानी फैसिलिटेट करते थे। ये तो एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। जिन पे आप कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन कर रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट था इसमें? वो तो रिटायर हो रहे थे ना। ये आपको किसने कहा कि वो रिटायर हो रहे थे? रिटायर नहीं हो रहे थे 28 नवंबर को। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे थे वो। यानी कि एक और एक्सटेंशन दे रही थी आपकी हुकूमत उनको, या वो चाह रहे थे एक और एक्सटेंशन दे दे आपकी हुकूमत? नहीं, आपने जितनी बात पूछी मैंने आपको बता दी। जब मैं अक्टूबर में गया लंदन और मेरी मियाँ साहब से मरियम वहाँ पहले से पहुँची हुई थी, मुझे हैरत हुई कि नए चीफ की तकर्री के हवाले से इतनी बात नहीं हो रही थी जितनी बात ये हो रही थी कि बाजवा साहब अभी बावजूद तसलसल चाहते हैं अपने इक़्तिदार का या अपनी जो आर्मी चीफ के तौर पे उनकी पोजीशन थी उसका। मियाँ साहब ने फिर हरफ आखिर के तौर पे कह दिया जी कि नो वे एक्सटेंशन नहीं होगी। जनरल बाजवा ने जाते हुए एक्सटेंशन
मांगी थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बिल्कुल नहीं, कोई उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर जो है ना, आई कैन वाउच, आपको कैटेगोरिकली बताता हूँ कि हमारी गुफ्तगू जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 100% जो है मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूँ उस गुफ्तगू में, तो उसमें कहीं भी एक्सटेंशन का जिक्र नहीं आया। ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के मामले पर भी क्लीन चिट दे रहे थे और शायद इस मेहरबानी की वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ के जनरल बाजवा से अच्छे मरासिम है और इन अच्छे ताल्लुकात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2018 में नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग फौज से इलेक्शन में धांधली की शिकायत कर रही थी, इस्टेब्लिशमेंट को RTS बैठाने और अपनी शिकस्त का जिम्मेदार करार दे रही थी, लेकिन उन हालात में भी जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ की इलेक्शंस में मदद की थी। और ये बात ख्वाजा आसिफ ने खुद बताई है कि 2018 के इलेक्शन में जब उन्हें धांधली का शक हुआ तो उन्होंने खुद जनरल बाजवा को कॉल करके उनसे शिकायत की, जिसके जवाब में जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि आप फिक्रमंद ना हो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इलेक्शन में धांधली का वहाँ पे जिक्र हुआ, ये मौजूद वहाँ पे ज़ेर बहस रहा, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ये मुझे एड्रेस करके उन्होंने कहा कि आपने मुझे रात गए जो है कांटेक्ट किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है कि हमारे पोलिंग स्टेशनों से हमारे लोग निकाल दिए गए हैं और मैसिव किस्म की यहाँ पे रिगिंग हो रही है, ये मैंने उनको कहा। उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया जो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि मैंने इनको कहा कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक होगा। नून लीग तो इलेक्शन हार गई, लेकिन ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा की मदद से अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए और अब वजीर दिफा मुख्तलिफ मामलात में जनरल बाजवा का दिफा कर रहे हैं और उन्हें मुसलसल क्लीन चिट दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।